नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। विपक्ष ने अजय कुमार टेनी के इस्तीफे को लेकर आज फिर सदन में जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके डिस्रप्शन और डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें। और जो विषय कांग्रेस के खुद के नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया था 2010 के संबंध में, जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने उसमें उठाया और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए। यूपी के सियासी महासमर में पीएम मोदी छाए हुए हैं। एक महीने के भीतर वो 9 बार सूबे में रैलियां कर चुके हैं और अब एक हफ्ते में 3 बार और यूपी का दौरा कर सियासी तापमान को चढ़ाएंगे। 21 दिसंबर को वो प्रयागराज में महिलाओं को संबोधित करेंगे, तो 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी फिर आएंगे, जहां वो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को कानपुर में रैली कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाई। यूपी की सियासी जंग में बीजेपी की विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है। मकसद यूपी में दोबारा कमल खिलाने का है। ऐसे में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ यूपी का दौरा कर सौगातों की बरसात कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर पीएम कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री 9 बार यूपी आए और अब एक हफ्ते के भीतर ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री प्रयागराज में समूह की महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और काशी में 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दिन वो निराला नगर रेलवे मैदान में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जाहिर है यूपी में चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सौगातों के जरिए यूपी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और मंच से जिस तरह वो योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं, उससे साफ है कि विकास को ही वो हथियार बना रहे हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। भले ही चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम और काम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी भीड़ जुटा रहे हैं। लाखों लोग सिर्फ उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार 2017 के उस फॉर्मूले को फिर से अपना रहे हैं, जिसके दम पर बीजेपी ने दशकों का वनवास यूपी में खत्म किया था। इस बार नाम तो योगी का है, लेकिन चेहरा हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स
जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी में पांव जमाने की वजह यह भी है कि विकास का मुद्दा हो या हिंदुत्व का हथियार, दोनों का ही इस्तेमाल वो बखूबी करते हैं। जातिगत चुनावी समीकरणों को फिट करना भी उन्हें खूब आता है। ऐसे में मोदी यूपी में बीजेपी के लिए बेहद उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो वहीं कल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और सारी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रयागराज जाएंगे और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रह चुके हैं। कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और आप देख सकते हैं यह मंच तैयार है उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर एक बड़ी एलईडी लगाई गई है जिस पे महिला सशक्तिकरण की खबरें दिखाई जाएंगी और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का यह संगम नगरी का दौरा है। इसमें मातृशक्ति को वह सम्मानित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगम नगरी की इसी धरती पर आए थे तो उन्होंने स्वच्छाग्रहियों के पैर पखारे थे और उसके बाद अब मातृशक्ति का सम्मान करने वो आ रहे हैं। लगभग 2500 से ज़्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं। 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो द्वार बनाए गए हैं वो महिलाओं के द्वार बनाए गए हैं, नाम पर द्वार बनाए गए हैं, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई द्वार है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनके संबंधित नामों से द्वार को बनाया गया है जिसमें महिलाएं गुजरेंगी। इसके साथ ही हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं जिसमें वह शॉल ओढ़े खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसे एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेने के साथ ही कोई परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी व्यवस्थाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चुनावी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और इसके साथ ही अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिष्ठा को यहां पर झोंके हुए हैं। उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह रैली को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और वह चुनावी बुगुल भी यहां से फूंक सकते हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। तो वहीं यूपी के युवाओं को तोहफा देगी योगी सरकार। युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देगी योगी सरकार। 60,000 युवाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। 40,000 टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों से आएंगे लाभार्थी। अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो पहले चरण में लाभार्थियों को दिया जाएगा जो अभी पास आउट हुए हैं। 60,000 युवाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। 40,000 टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी। 25 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों से आएंगे लाभार्थी। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कितने चरणों में ये होगा और फिर कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। 1 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। 60,000 छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और 40,000 छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए किसी भी तरीके का कोई पंजीकरण नहीं करना होगा। इसमें छात्रों को पंजीकरण कराने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निःशुल्क होगी। छात्रों का डेटा कॉलेजों और यूनिवर्सिटी देगी। जो डेटा है छात्रों का वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी देगी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे युवा हैं जिनको लाभ मिलेगा। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल वालों को तोहफा मिलेगा। कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे युवाओं को तोहफा देंगे और स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो भेंट करेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंची, जो कई मंत्रियों के साथ अलग अलग विधानसभा से होते हुए शाम तक नगर में पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का हर विधानसभा क्षेत्रों में भव्य स्वागत करने की तैयारी की है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह के समय सहारनपुर के लिए फिर रवाना होगी।
खबर गाजियाबाद से, जहां गोलियों से भुनकर युवक को छलनी कर दिया गया है। बदमाशों ने सिर में मारी 4 गोली, युवक की मौत हो गई है। बदमाशों ने दर्जनों गोलियों से छलनी किया है। डीएलएफ के रॉयल गार्डन के पास युवक को मारी गोली। लोनी कोतवाली क्षेत्र के डीएलएफ में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। पुलिस के अनुसार विकास नामक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। भाई ऑफिस के लिए जा रहे थे अपने के लिए। क्या लगते हैं आपको? दोस्त हैं। अच्छा, तो ऑफिस के लिए जा रहे थे, यहाँ पर उनको गोली मार दी। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है उनके बारे में? ये जानकारी कितनी गोली मारी गई है? 8-10 फायर हुई। 8-10 फायरिंग। भाई ऑफिस के लिए जा रहे थे अपने के लिए। क्या लगते हैं आपको? दोस्त हैं। अच्छा, तो ऑफिस के लिए जा रहे थे, यहाँ पर उनको गोली मार दी। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है उनके बारे में? ये जानकारी कितनी गोली मारी गई है? 8-10 फायर हुई। 8-10 फायरिंग। भाई ऑफिस के लिए जा रहे थे अपने के लिए। डीएलएफ चौकी के पास में एक शूट आउट हुआ है। उसमें विकास पुत्र रामे नामक व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से आ रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने उसे शूट कर दिया है, जिसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम भारती, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कि लोनी इलाके की घटना है, जहां पर लोनी कोतवाली में दिन दहाड़े एक युवक जिसकी उम्र 35 साल है और नाम विकास है, उसको करीब 10 गोलियां मारी गई और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दूं कि जो बदमाश थे 2 बाइक पर आए थे और जिन्होंने एक नकाब लगा रखा था और साथ ही उन्होंने विकास को 10 गोलियां मारी, जिसमें से ज्यादातर गोलियां जो है वो उसके सर पर मारी गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। विकास जो है वो फाइनेंस का काम करता था और बागपत के टिटोरा गांव का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में बदमाशों की तलाश कर रही है। साथ ही जो अन्य पहलू हैं उन पर जांच की जा रही है। हालांकि जो पुलिस है उसका कहना यही है कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो एक पुरानी रंजिश की एक वजह हो सकती है, लेकिन जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला था क्या। जी, बहुत शुक्रिया यादराम भारती इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीएलएफ के रॉयल गार्डन के पास युवक को गोली मारी गई है। गाजियाबाद का यह मामला है, जहां गोलियों से भूनकर युवक को छलनी कर दिया गया है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सिर में 4 गोली मारी है। युवक को गोली मारी गई है, भूनकर युवक को छलनी कर दिया है। गाजियाबाद का मामला है, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। युवक के सिर में 4 गोली मारी गई है। देश में ओमिक्रॉन लगातार अपना पैर पसार रहा है और अब तक 153 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात बेहद चिंताजनक हैं। वहां 54 ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। हालांकि चिंता की बात यह भी है कि देश में कोरोना के केस भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के तौर पर ओमिक्रॉन ने देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। देश में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 153 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में स्थिति सबसे चिंताजनक है। वहां ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बड़ी टेंशन। ओमिक्रॉन के केस की संख्या बढ़कर हुई 153। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक। महाराष्ट्र में रविवार को ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले। कुल केस की संख्या 54 पर पहुंची। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 22 केस मिले। तेलंगाना में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 20 हुई।
राजस्थान में 17 केस, कर्नाटक में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 14, केरल में 11 केस, गुजरात में 7, यूपी में 2, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ में एक केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार ने 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन समर्पित केंद्र में तब्दील कर दिया है। इस तरह से एलएनजेपी समेत दिल्ली के कुछ 5 अस्पताल ओमिक्रॉन के संक्रमितों के इलाज की सुविधा मुहैया कराएंगे। वहीं देश में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के केस में भी इजाफा हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,563 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 132 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 8,077 लोग रिकवर भी हुए हैं। इस समय कोरोना के 82,267 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 4,77,554 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल 107 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 केस मिले। बहरहाल राहत की बात है कि भारत में 137 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज की संख्या शामिल है। वहीं नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पाल ने आगाह किया है कि अगर कोरोना से लापरवाही बरती गई तो भारत में 14 लाख केस रोज आ सकते हैं, जो बेहद भयावह स्थिति होगी। ऐसे में जरूरी है कि बार बार हाथ धोने, उचित दूरी बनाने और मास्क पहनने जैसे पुराने तौर तरीकों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही साथ बेवजह यात्रा से भी बचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जालौन में रेप के मामले में फरार चल रहे सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही फतेहपुर जनपद के खागा थाने में तैनात था। आरोपी सिपाही शिवम बादल जालौन के मुरली मनोहर का रहने वाला है और जालौन कोतवाली में ही मामला दर्ज था। पुलिस ने आरोपी को फतेहपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया है। खबर अमरोहा से, जहां चोरी के शक में युवक को रस्सी से बांधकर पीटा गया है। दुकानदार ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई की है। परचून की दुकान में चोरी का आरोप लगा है। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को छुड़वाया है। पिटाई का जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर, आखिर कैसे एक युवक को बांधकर पीटा गया है। यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ना पुलिस को बुलाया गया, ना पुलिस को सूचना दी गई, बल्कि यहीं पर एक युवक को पीटते नजर आ रहा है। एक व्यक्ति बुरे तरीके से बेल्ट से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस युवक पर चोरी का इल्जाम है। परचून की दुकान में चोरी का आरोप लगा है और तभी बेल्ट से इसकी पिटाई की जा रही है। झांसी बल्लमपुर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट के मंच पर बार बालाओं का अश्लील डांस सामने आया है। दर्शकों का दिल बहलाने के लिए बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय सपा नेता यशपाल सिंह यादव ने फीता काटकर यहां पर उसका उद्घाटन किया। सपा नेता के जाने के बाद आयोजक संग्राम यादव ने बार बालाओं को मंच पर बुलाया और डीजे पर फिल्मी गानों पर जमकर डांस कराया। बार बालाओं के डांस पर मंच पर मौजूद लोगों ने रुपए लुटाने के साथ गाने पर झूमते नजर आए। गाजियाबाद में एसडीएम की सराहनीय काम देखने को मिला है। एसडीएम सदर विनय कुमार रात को सड़कों पर असहाय लोगों की सुध लेने के लिए निकले हैं। इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर रात गुजार रहे लोगों को रैन बसेरा भिजवाया और उनका हालचाल भी लिया। असहायों से नगर निगम की ओर से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने रैन बसेरों की सफाई भी करवाई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रैन बसेरे की सफाई करवाई गई है और जो भी असहारा लोग हैं उन्हें सहारा दिया गया है। सड़कों पर असहाय लोगों को सहायता दी गई है। जो सामान तुम्हारा चोरी हो सकता है उसको अपने सिर के नीचे रखो, कोई बात नहीं, आप सुनो ना। वगैरह हैं, सब मिलते हैं ना नगर निगम के माध्यम से। फिर बाहर क्यों लेटे हुए लोग? नहीं, हम बाहर नहीं लेटते, हम अंदर ही लेटते हैं। हम बाहर नहीं लेटते, हम अंदर ही लेटते हैं। और जो बाहर लेटने वाले हैं, मतलब पी खा के जो बाहर वो सो जाते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अधिकारी जो आए यहाँ पे, एसडीएम साहब आए, उनकी कार्यशैली से आपको कैसा लगा?
मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। जो लोग बाहर बढ़िया लगा फुटपाथ सर। पे पड़े बहुत हुए बढ़िया लगा थे सर। उनको यहाँ पे बिस्तर की व्यवस्था हुई। जी सर। आपको जो कंबल वगैरह आगरा में आपदा प्रबंधन की ओर से मॉक ड्रिल करवाया गया है। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की 59वीं वर्षगांठ के मौके पर नागरिक सुरक्षा प्रभाग, कमला नगर और लायंस क्लब फ्रेंड्स महान के संयुक्त तत्वाधान में वाटर वर्क्स जीवनी मंडी रोड पर आपदा प्रबंधन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ वार्डन अनिल कुमार गर्ग ने कहा कि शहर में बार बार भूकंप के झटके देखे और सुने जाते हैं, जिसके चलते मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर 6 डिवीज़न है, 6 डिवीज़न में प्रोग्राम आयोजित की गई थी। आज एक अंतिम प्रोग्राम है कमला नगर डिवीज़न में श्री अतुल बंसल के सौजन से, और ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें लायंस क्लब के पदाधिकारीगण एवं अनिल गर्ग डिप्टी चीफ वार्डन और हमारे स्टाफ के जयवीर सिंह, संगीता त्रिपाठी, हमारे उपस्थित हमारे फायर फाइटर, फर्स्ट एडर, पोस्ट वार्डन और डिप्टी डिवीज़न वार्डन और सब ये लोग यहाँ पर आयोजित हुए हैं। एक रेल चल भी करके दिखाया गया है। हम न्यूज़ वन इंडिया के साथ नमस्कार।